हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। वैसे तो रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन से सब दूर ही रहते हैं ताकि उन्हें कोई चोट ना पहुंचे, मगर आज की कहानी एक ऐसी अद्भुत चोरी के बारे में है जिसमें चोरों के गैंग ने एक चलती हुई ट्रेन को ही लूट लिया। इस चोरी में लगभग 2.5 मिलियन पाउंड चुराए गए, जिसके बाद ये पूरा गैंग फरार हो गया और महज एक किसान से मिली खबर की बिना पर वो हुआ जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। इस चोरी को अंजाम देने के लिए जो प्लानिंग की गई थी वो इतने हाई लेवल की थी जिसमें एक एक डिटेल का ध्यान रखा गया था और यही वजह थी कि एक परफेक्ट चोरी साबित हुई। तो आखिर कैसे ये जीनियस चोरी को अंजाम दिया गया और क्या कभी पुलिस इन चोरों तक पहुंच पाई, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानी दिमाग की कोई हद नहीं होती। कहानी शुरू थी अगस्त 1963 से, जब एक ट्रेन देर रात को ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही थी। ये ट्रेन अभी लेडबर्न नाम के गांव से होकर गुजर ही रही थी कि तभी रेड सिग्नल होने की वजह से ट्रेन अचानक रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही असिस्टेंट ड्राइवर इंजन से उतर जाता है ये चेक करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मगर वो इस बात से बेखबर था कि आसपास की झाड़ियों में कुछ लोग छुपे हुए हैं। वो भी पटरियों पर चल ही रहा था कि तभी 2 मास्क पहने लोग उस पर हमला कर देते हैं और शुरू की 2 बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इंजन और इन दोनों बोगियों को एक ब्रिज तक ले जाया गया जहां चोरों का दूसरा गैंग पहले से ही इंतजार कर रहा था ताकि वो इन दोनों बोगियों को लूट सकें। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे और गैंग के ज़्यादातर चोरों को ये पता भी नहीं था कि इस बोगी के अंदर है क्या, और वो इस बात से बेखबर थे कि आगे जो वो देखने वाले हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये रात इन चोरों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात होने वाली थी और वो ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये रिस्की और जीनियस प्लान बना कैसे और कैसे इसे अंजाम दिया गया। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ। सन 1963 में लंदन शहर में ब्रूस रेनॉल्ड्स नाम का एक शख्स था जो अपनी डेयरिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और आलीशान ज़िंदगी के लिए जाना जाता था, और उसे एक टिप मिलने वाली थी जो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। ब्रूस खुद को एक हाई क्लास क्रिमिनल के तौर पर देखता था जो हॉलीवुड की रॉबरीज मूवीज से इंस्पायर्ड था, और इसके लिए चोरी एक आर्ट की तरह थी जिसमें वो खुद को एक आर्टिस्ट समझता था। वो रफीफी और एसफाल्ट जंगल जैसी मूवीज से काफ़ी प्रभावित था जिसमें बेहतरीन प्लान की गई चोरियों को दिखाया गया है, और ब्रूस इन मूवीज़ की तरह अलग अलग चोरियों को अंजाम देता था। अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने से पहले उसकी एक हाई प्रोफाइल चोर की इमेज बन गई थी, और फिर उसने माहिर और शातिर चोरों का वो नेटवर्क बनाया जो दुनिया की किसी भी चोरी को अंजाम देने की काबिलियत रखता था। ब्रूस साउथ वेस्ट नाम के एक प्रोफेशनल क्रिमिनल गैंग का हिस्सा था, और ये गैंग अपनी हाई वैल्यू रॉबरीज के लिए जाना जाता था। यह गैंग अपनी सभी चोरियों को बहुत प्लानिंग और सफाई से अंजाम देता था, और ये लोगों को तभी मारते जब उन्हें इसकी ज़रूरत लगती, वरना वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इस साउथ वेस्ट गैंग में 5 सबसे अहम मेंबर्स थे जिसमें ब्रूस रेनॉल्ड्स, गॉर्डन गुडी, चार्ली विल्सन, बस्टर एडवर्ड और रे जेम्स शामिल थे। हर मेंबर की अपनी एक खास स्किल थी जिससे वो इस गैंग को चला रहे थे, और उन सबका एक ही मकसद था कि चोरी के पैसों से एक बेफिक्र और आलीशान जिंदगी जी जाए। इस पूरे प्लान की शुरुआत तब हुई जब एक शाम ब्रूस और गुडी साथ बैठे थे, और गुडी उसे एक ऐसी टिप देता है जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोरी साबित होने वाली थी। ये टिप गुडी को एक ऑल्टरमैन नाम के शख्स से मिली थी जिसकी असली पहचान कभी सामने नहीं आई, और ये गुडी को बताता है कि वो एक शिपमेंट के बारे में जानता है जो पूरी तरह कैश से भरा है और उसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार आने वाला मौका था, और इसे सुनते ही ब्रूस इसके लिए फ़ौरन राज़ी हो जाता है। अब सबसे पहले उनमें यह तय होता है कि वो एक टीम बनाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी गुडी को दी गई क्योंकि उसके हर जगह कनेक्शंस थे जिसकी वजह से उसे खुफिया टिप मिल जाती थी, और वो सही लोगों को हायर करने में भी काफ़ी माहिर था। बहरहाल ऑल्टोमैन ने जो टिप गुडी को दी थी वो ये थी कि ग्लासगो से लंदन के बीच एक रॉयल मिल ट्रेन जाने वाली है, और इस ट्रेन की 2 बोगियों के अंदर बहुत सारा कैश होगा। क्योंकि पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से बैंक और बिजनेसेस बंद थे, इसलिए कैश एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र किया जाना था, और इस बात की खबर ऑल्टोमैन को पहले ही लग चुकी थी। ऑल्टोमैन इस ट्रेन के स्केड्यूल के बारे में भी जानता था, और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि जिन 2 बोगियों में कैश रखा है वहाँ सिक्योरिटी बहुत कम है, और ये टिप मिलते ही ब्रूस को ये लगने लगा कि ये वही मौका है जिसका वो हमेशा से इंतज़ार कर रहा था। हालांकि ब्रूस के गैंग ने पहले भी कुछ कार्गो कंटेनर्स लूटे थे, मगर उन्होंने चलती हुई ट्रेन को पहले कभी नहीं रोका था, और इसके लिए वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अपने प्लान की शुरुआत करते हुए उन्हें सबसे पहले एक ऐसे शख्स को ढूंढना था जो एक्सपीरियंस्ड हो, और तभी उनके गैंग के बस्टर एडवर्ड का एक कनेक्शन निकल आता है जो उसका दोस्त था और साउथ कोस्ट रेडर गैंग का मेंबर था।
ये गैंग ट्रेन रॉबरीज करने में माहिर था और वो ये जानते थे कि एक ट्रेन को कैसे रोकना है और वो इस चोरी के लिए परफेक्ट थे। बस्टर एक वेल कनेक्टेड क्रिमिनल था जिसकी मुलाकात ब्रूस से 60 के दशक में हुई और इस वक्त ब्रूस अपने नेटवर्क को छोटी मोटी चोरियों से आगे ले जाकर बड़ा करने में लगा था। बहरहाल बस्टर और ब्रूस दोनों एक साथ इस साउथ कोस्टर गैंग से मिलने जाते हैं और साउथ कोस्ट गैंग इस चोरी में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस गैंग में टॉमी विस्बी, बॉब वेल्स और जिमी हसी थे जो इस गैंग के सबसे अहम मेंबर्स थे और इस पूरे गैंग को चलाते थे और ये पूरा गैंग ट्रेन रॉबर्स से भरा हुआ था। उन्होंने अपने साथ एक और शख्स को शामिल किया जो सिग्नल्स को हैक करने में माहिर था और आगे चलकर ट्रेन रोकने में वो बहुत काम आने वाला था। अब उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो ट्रेन चला सके और ब्रूस एक ऐसे शख्स को जानता था जिसका नाम था रूनी बिग्स और ये शख्स एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर था जिसे लोग पीटर के नाम से भी जानते थे। अब उनका गैंग पूरी तरह तैयार हो चुका था और वो लोग ट्रेन रूट्स पर बहुत बारीकी से नज़र रखने लगे और चोरी को अंजाम देने के लिए जो जगह उनके बीच तय हुई वो थी सीयर्स क्रॉसिंग। ये एक सुनसान जगह थी जिसके आसपास खेत थे और यहीं पर वो ट्रेन की बोगियों को अलग करके उसे ब्रिज तक ले जाने वाले थे और उसे लूटने वाले थे। लूट के पैसों को वो जिस ट्रक में लोड करके चलाने वाले थे उसे चलाने के लिए एक दूसरी टीम पूरी तरह तैयार थी जिसे रॉय जेम्स नाम का एक बंदा लीड कर रहा था। रॉय जेम्स पहले से ही एक रेसिंग ड्राइवर रह चुका था जिसे कार्स का पैशन था और इसीलिए वो गाड़ियाँ चुराने लगा और पुलिस जब उसे पकड़ने की कोशिश करती तब वो भाग निकलता। कुल मिलाकर वो एक बहुत माहिर ड्राइवर था जिसकी ज़रूरत पूरे गैंग को थी ताकि चोरी का माल के साथ वो आसानी से वहाँ से भाग सकें। उनका प्लान अब लगभग पूरी तरह तैयार था मगर अभी भी उन्हें एक ऐसी जगह का इंतज़ाम करना था जहाँ चोरी के बाद वो छुप सकें और लूट के माल को आपस में बांट सकें। कुछ दिन ढूंढने के बाद इस गैंग की नज़र एक फार्म हाउस पर पड़ती है जिसका नाम था लेदर स्टेट फार्म। ये फार्म हाउस उस ब्रिज से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था जहाँ ये चोरी होने वाली थी और चूंकि ये फार्म हाउस पूरी तरह सुनसान पड़ा था इसीलिए उनके गैंग के लिए एक परफेक्ट जगह थी। चूँकि ये फार्म हाउस कई सालों से खेतों के बीच खाली पड़ा था इसीलिए वो सभी यहाँ आसानी से छुप सकते थे और पुलिस भी आसानी से उन तक नहीं पहुँच सकती थी। इस फार्म हाउस का इंतज़ाम करने के पीछे जिसका हाथ था उसका नाम था ब्रायन फील्ड और ये वो शख्स था जो अलग अलग क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए फिक्सर का काम करता था और उनके लिए हर वो चीज़ का इंतज़ाम करता था जिसकी उन्हें ज़रूरत होती थी। ब्रायन को गॉर्डन गुडी लेकर आया था ताकि वो इस पूरे ऑपरेशन में लगने वाली हर चीज़ का इंतज़ाम कर सके और उसी नई नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ये फार्म हाउस रेंट पर लिया था। अब तक उनका गैंग पूरी तरह तैयार हो चुका था जिसमें वो अपना टारगेट चुन चुके थे, ट्रेन को रोकने की जगह डिसाइड हो चुकी थी, पैसे ले जाने के लिए ट्रक्स तैयार थे और छुपने के लिए फार्म हाउस का इंतज़ाम भी हो चुका था। ब्रूस का मानना था कि वो एक परफेक्ट चोरी को अंजाम देकर इतिहास लिखने वाला है मगर वो इस बात से बेखबर था कि आगे उसके साथ वो होने वाला है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बहरहाल ये गैंग जब पूरी तरह तैयार हुआ तब इसमें कुल 15 लोग थे और इस पूरे गैंग का लीडर था ब्रूस रेनॉल्ड्स जिसमें 12 लोग साउथ वेस्ट गैंग के थे और 3 लोग साउथ कोस्ट रेडर गैंग के। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें इस चोरी को अंजाम देना था और 8 अगस्त सन 1963 की रात ये पूरा गैंग अपने हथियार एक ट्रक में लोड करता है और वो सभी ब्रिडेगो ब्रिज की तरफ निकल जाते हैं जहाँ ये चोरी होने वाली थी। गैंग के कुछ मेंबर्स पैदल सीयर्स क्रॉसिंग की तरफ निकल जाते हैं जहाँ उन्हें ट्रेन को रोकना था और इसी दौरान ब्रूस 2 लोगों के साथ मिलकर उस एरिया की सभी फ़ोन लाइंस काट देता है ताकि मदद के लिए कोई कॉल ना की जा सके। रात लगभग 3 बजे ब्रूस और गॉर्डन रॉजर के साथ ट्रक में सवार होते हैं और चलती हुई ट्रेन के साथ चलने लगते हैं और तभी रॉजर कूदकर ट्रेन की बोगी पकड़ लेता है। उधर गैंग का एक मेंबर सिग्नल बॉक्स को खोलकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और चूंकि ट्रेन रेड सिग्नल पर रुकती थी और ग्रीन पर आगे बढ़ती थी इसीलिए गैंग मेंबर ग्रीन सिग्नल के ऊपर एक ग्लव्स रखकर उसे ढक देता है और एक बैटरी कनेक्ट करके रेड सिग्नल ऑन कर देता है। अब वो सभी ट्रेन का सिग्नल के पास आने का इंतज़ार करने लगते हैं और तभी उन्हें ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग की तरफ बढ़ती दिखाई देती है मगर ड्राइवर जैसे ही रेड सिग्नल देखता है वो ट्रेन को रोक देता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। ट्रेन के रुकते ही असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरकर फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो लाइन मैन को कॉल कर सके क्योंकि यहाँ ट्रेन रुकने नहीं वाली थी और तभी उसे पता चला कि फ़ोन की सभी लाइंस तो कटी हुई हैं। बहरहाल फ़ोन रखकर वो दोबारा ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक गैंग मेंबर ने उसे मारकर गिरा दिया और बाकी गैंग मेंबर्स ट्रेन पर चढ़ गए। गैंग का एक मेंबर जेम्स हसी सीधा इंजन के अंदर गया और ड्राइवर को मारने लगा और मार कर उसे बेहोश कर दिया। उधर 2 गैंग मेंबर्स इंजन से लगी 2 बोगियों को बाकी बोगियों से अलग करने लगे और तभी रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर इंजन के अंदर चढ़ जाता है ताकि वो इस ट्रेन को चला सके।
क्योंकि उसे रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और अब तक नए डीजल इंजन आ चुके थे जिनके कंट्रोल्स पूरी तरह अलग थे और इसीलिए वो इस इंजन को चला नहीं पा रहा था। बहरहाल मजबूरी में वो दोबारा उस ड्राइवर को होश में लाते हैं जिसे मारकर बेहोश कर दिया गया था और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि वो ट्रेन को ब्रिज तक लेकर चले वरना वो उसे मार डालेंगे। अब आते हैं इस इंजन से जुड़ी दूसरी बोगी पर जिसमें कैश से भरे पार्सल्स रखे थे और इस बोगी में 5 वर्कर्स थे जो बाकी मनी ऑर्डर को अलग अलग करने में बिजी थे ताकि इन्हें कैश कराया जा सके। हालांकि उन्हें यह एहसास तो हुआ था कि ट्रेन एक ऐसी जगह पर रुकी है जहां उसे नहीं रुकना चाहिए, मगर ये बात उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इस ट्रेन को चोरों ने टेक ओवर कर लिया है। बहरहाल कुछ देर बाद ये ट्रेन ब्रिडेगो ब्रिज पहुंच जाती है जहां गैंग के बाकी मेंबर्स पहले से ही इंतजार कर रहे थे और ट्रेन को इस ब्रिज पर रोक दिया जाता है। ट्रेन रुकते ही कुछ गैंग मेंबर्स दूसरी बोगी के शीशे तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं और 5 वर्कर्स को बंदी बना लिया जाता है। इन वर्कर्स को बंदी बनाते ही सभी अलार्म्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया और फिर एक एक करके कैश से भरे पार्सल्स को ट्रक में लोड करना शुरू किया जाता है। महज 20 मिनट के अंदर ये गैंग 120 पार्सल्स को ट्रक में लोड कर चुका था और इस कैश का कुल वजन था 2.5 टन। हालांकि इस गैंग ने कुछ पार्सल्स बोगी में ही छोड़ दिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब अगर वो और ज़्यादा यहाँ रुके तो वो पकड़े जा सकते हैं और किसी को खबर होने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वहाँ से निकलने से पहले जेम्स हसी ने ड्राइवर और बाकी वर्कर्स से कहा कि वो अगले आधे घंटे तक ज़मीन पर ही लेटे रहें और इस बात ने आगे होने वाली तहकीकात में एक बहुत अहम रोल अदा किया। लूट को अंजाम देने के लगभग 45 मिनट बाद ये गैंग लेदर स्टेट फार्म पहुँच जाता है और वहाँ इस पूरे कैश के पार्सल्स को निकालना शुरू करता है। सारे पैसे निकालने के बाद डगलस और चार्ल्स ने जब इन पैसों को गिना तब वो दंग रह गए क्योंकि ये रकम थी 2.5 मिलियन पाउंड और ये उनकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा था। ये देख वो खुशी से झूमने लगे और जश्न मनाने लगे और साथ ही साथ शराब और सिगरेट भी पीने लगे, मगर ब्रूस को एक बात बार बार परेशान कर रही थी कि कहीं पुलिस उनके पीछे तो नहीं लग चुकी है। एक हाई प्रोफाइल चोरी ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बन चुकी थी और सारा कैश गिनने के बाद गैंग ने इसे बराबर हिस्सों में बांट दिया जिसमें हर किसी के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए और बाकी छोटे मोटे हेल्परों को 20,000 से 40,000 पाउंड के बीच दिए गए। इसी दौरान ब्रूस रेडियो ऑन करता है और उनका सारा जश्न टेंशन में बदल जाता है क्योंकि रेडियो पर यह बताया जा रहा था कि पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें वो 50 किलोमीटर के दायरे में हर जगह की छानबीन की जाएगी। अब उन्हें ये समझ आने लगा कि वो फार्म हाउस पर ज़्यादा वक्त के लिए छुप नहीं पाएंगे और इसीलिए वो अगले दिन फार्म हाउस छोड़ने का फैसला करते हैं। ब्रायन फील्ड ने पहले से ही कुछ सेफ हाउसेस का इंतज़ाम कर रखा था जहां गैंग के कुछ मेंबर्स चले गए और बाकी गैंग मेंबर्स अलग अलग जगहों पर चले गए। ब्रायन ने एक आदमी का भी इंतज़ाम कर रखा था जो उनके जाने के बाद फार्म हाउस पर आकर सारे सबूत जैसे फिंगरप्रिंट्स और किसी भी सबूत को मिटाने वाला था। इस चोरी की वजह से रॉयल मेल और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बदनामी और शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी और यही वजह थी कि चोरों को पकड़ने का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस को पूरी छूट और सारे रिसोर्सेज दिए गए थे ताकि वो जल्द से जल्द चोरों को पकड़ सकें, मगर इन चोरों के पकड़े जाने की वजह बहुत छोटी और मामूली निकली जिसने उनके सारे प्लान को चौपट कर दिया। ट्रेन की बोगी के अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस को बताया कि एक चोर ने उन्हें 30 मिनट तक लेटे रहने के लिए कहा था और दूसरे वर्कर ने गैंग मेंबर को लैंड रोवर में भागते देख लिया था। अब पुलिस के हाथ 2 छोटे सुराग लग चुके थे जिसकी बिना पर वो अपनी छानबीन शुरू कर देती है और साथ ही साथ इस केस से जुड़ी खबर देने वाले को 10,000 पाउंड का इनाम घोषित किया जाता है। छानबीन शुरू होने के 5 दिन बाद ही पुलिस को जॉन मैरिस नाम के किसान से एक टिप मिलती है और ये किसान उसी फार्म हाउस के पास रहता था जहाँ ये गैंग रुका था। ये किसान पुलिस को बताता है कि ये फार्म हाउस पिछले कुछ सालों से खाली पड़ा था और पिछले कुछ दिनों से वो कुछ लोगों को इसके अंदर आते जाते देख रहा था और ये देख जब उसे कुछ शक हुआ तो वो फार्म हाउस के करीब गया और वहाँ उसने 2 लैंड रोवर्स खड़ी देखी जिसकी खबर उसने पुलिस को दे दी। यह खबर मिलते ही पुलिस 13 अगस्त को लेदर स्टेट फार्म पर रेड मार देती है, मगर जैसे ही पुलिस फार्म हाउस के अंदर पहुंची वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ सबूत थे जो उनके हाथ लग गए। इस फार्म हाउस में जगह जगह वो पार्सल्स पड़े थे जिनमें से कैश निकाला गया था, पैकेजिंग मटेरियल, कुछ नोट्स और कुछ चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी। ये सारे सबूत पुलिस के हाथ ब्रायन की गलती की वजह से लगे थे क्योंकि उसने ये सबूत खुद मिटाने के बजाय ये काम किसी और को दे दिया था और उससे कहा कि वो फार्म हाउस से सारे सबूत मिटाकर उसे जला दे। लेकिन पुलिस की बढ़ती छानबीन देखकर वो शख्स डर गया और सबूत मिटाने के बजाय वो बिना काम किए वहाँ से भाग गया। चूँकि इस शख्स ने ब्रायन से काम करने के पैसे भी ले लिए थे, इसीलिए पूरे गैंग को यही लग रहा था कि फार्म हाउस जल चुका है और कोई उसे दोबारा चेक भी करने नहीं गया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई।
जिस फार्म हाउस को जलकर खाक होना था वही अब सबसे बड़ा सबूत बन गया और यहीं से पुलिस के हाथ पहली लीड लग गई जो इस केस को सॉल्व करने वाली थी। इस चोरी के दौरान गैंग से एक गलती और हुई और वो ये थी कि ब्रूस ने सभी गैंग मेंबर्स से ये कहा था कि जब तक वो फार्म हाउस पर रहें सभी अपने हाथों में ग्लव्स पहन कर रखें। हालांकि कुछ गैंग मेंबर्स तो ग्लव्स पहने रहे मगर कुछ ने ग्लव्स उतार दिए क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि फार्म हाउस वैसे भी जला दिया जाएगा और सारे सबूत मिट जाएंगे। और यही वजह थी कि बाकी सबूतों के साथ पुलिस के हाथ फिंगरप्रिंट्स भी लग गए और ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत था। हालांकि पुलिस को इन फिंगरप्रिंट्स को अपने रिकॉर्ड से मैच करने में काफ़ी वक्त लगता मगर उससे पहले ही लगभग 1 महीने बाद 2 गैंग मेंबर्स पुलिस के हाथ लग जाते हैं। इन दोनों गैंग मेंबर्स के नाम थे रॉजर गुडी और विलियम बोर्ड, जो मैमथ कैलिफोर्निया में एक फ्लैट रेंट पर लेकर रह रहे थे। उनके लैंडलॉर्ड को उन पर शक तब हुआ जब उन्होंने 3 महीने का रेंट एडवांस दे दिया और ये पेमेंट करने के लिए उन्होंने 10 शिलिंग के नोट का इस्तेमाल किया। 10 शिलिंग का ये नोट एक कॉमन ब्रिटिश नोट हुआ करता था जिसकी वैल्यू सन 1971 से पहले आधा पाउंड हुआ करती थी और इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता था। बहरहाल अमेरिका में 10 शिलिंग का ब्रिटिश नोट देखकर लैंडलॉर्ड को उन पर शक होने लगा और इस बात की खबर उसने पुलिस को दे दी। पुलिस ने जब इस शिलिंग नोट को चोरी हुए नोटों के सीरियल नंबर से मिलाया तब वो आपस में मैच हो गए और ये दोनों गैंग मेंबर गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी के कुछ ही वक्त बाद फिंगरप्रिंट्स की बिना पर 8 और गैंग मेंबर्स की पहचान हो गई जिसमें रूनी बिग्स, चार्ली विल्सन, बस्टर एडवर्ड्स, बॉब वेल्श, जिमी हसी, टॉमी विस्बी और रॉय जेम्स शामिल थे। एक एक करके सभी गैंग मेंबर्स पकड़े गए जिसमें मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स सबसे आखिर में सन 1968 में गिरफ्तार हुआ। चूँकि वो अपनी फैमिली के साथ मेक्सिको भाग गया था जिसके बाद वो कनाडा और फ्रांस से होते हुए वापस इंग्लैंड आ गया और अपनी पहचान बदल कर रहने लगा मगर आखिरकार उसे पहचान लिया गया और वो गिरफ्तार हो गया। इस गैंग के सिर्फ 5 मेंबर्स थे जो कभी पकड़े नहीं गए जिसमें पहला था ऑल्टस मैन जिसने इस गैंग को कैश की टिप दी थी और उसकी पहचान आज भी सामने नहीं आई है। गैंग के बाकी 4 मेंबर्स जिनमें 3 को सिर्फ हाथ बटाने के लिए शामिल किया गया था और चौथा था रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर और वो भी कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। ट्रायल के दौरान सभी गैंग मेंबर्स ने कहा कि वो बेकसूर हैं जबकि रॉजर गुडी ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। गैंग के सभी मेंबर्स को 3 से 30 सालों के बीच सज़ा सुनाई गई और ये चोरी पूरे ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर बन गई जिसके बाद रूनी बिग्स और बस्टर एडवर्ड जैसे चोर सेलिब्रिटीज़ बन गए। इस गैंग के कुछ मेंबर्स ने अपनी अलग अलग ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी जिसमें रूनी बिग्स ने ऑड मैन आउट द लास्ट स्ट्रॉ लिखी और वहीं एडवर्ड बस्टर ने द ट्रूथ अबाउट ट्रेन रॉबरी नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी। चोरी हुए पैसों में से सिर्फ 4 लाख पाउंड रिकवर हो पाए और बाकी पैसे या तो खर्च कर दिए गए, छुपा दिए गए या उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दूसरी जगह भेज दिया गया और ये कभी दोबारा नहीं मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।